ओके, चलो। तो बेटे कल कल हम क्या डिस्कस किए थे ना क्लास में ना, दो इवेंट के बीच में अलजेब्रा किए थे, मतलब दो इवेंट के बीच में यूनियन कैसे निकालते हैं। अब पूरा सेट का चीज़ें ही था, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, डिफरेंस निकालना, इस पूरा सेट के चीज़ें ही था, कुछ मतलब अलग कुछ नहीं था, है ना। अच्छा ये मैं 10th का निकाल दूँ, सॉरी, हाँ ये पूरा मतलब इजी चीज़ें था ना, कल जो पढ़े थे कोई डिफिकल्ट नहीं था, खाली कुछ कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, है ना। याद होगा आपको, कल ये सर। वीडियो देखोगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब अगर दो इवेंट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब अगर वो दोनों का बीच में इंटरसेक्शन 5 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उन दोनों को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। अच्छा, ये सब आप कल का वीडियो में देखे होंगे, है ना। तो ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स आज करेंगे, दो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले हम एक कुछ नोट्स देखेंगे, ठीक है ना, कुछ नोट्स। अच्छा, आप सबको याद होगा कल हम डिस्कस किए थे, कल का वीडियो में ही डिस्कस किए थे कि अकरेंस ऑफ एन इवेंट, नहीं कल का नहीं, आई थिंक इसका प्रीवियस वाला जो इवनिंग क्लास में जो वीडियो हुआ था, उसमें हमने डिस्कस किए थे कि एक इवेंट अकर होता है, कब होता है, हम मतलब क्या होता है तो हम बोलते हैं कि ये इवेंट अकर हुआ, क्या होता है तो हम बोलते हैं कि ये इवेंट अकर नहीं हुआ। आपको सबको याद होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यस सर। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि रोलिंग ए डाई बाय रोलिंग ए डाई ट्वाइस, रोलिंग ए डाई ट्वाइस। अब बेटे डाई को दो बार अगर रोल करते हैं तो इसका सैंपल स्पेस में आपको तो पता ही है 36 एलिमेंट रहेंगे, उस दिन कर दिए थे, राइट। यस डाई, सर। बेटे डाई को आप 2 टाइम्स रोल करोगे मतलब 6⁻², इतना पॉसिबल आउटकम आएंगे। अगर 3 टाइम रोल करोगे तो 6⁻3, इतने पॉसिबल आउटकम आएंगे। डाई को अगर 5 बार रोल करोगे तो 6⁵, इतने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। ये तो हमने पढ़ दिए थे उस दिन, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करके समझाया था। तो ठीक है, अगर एक डाई को 2 बार रोल करते हैं उससे पॉसिबल आउटकम्स तो क्या क्या आते हैं बेटा, 1 1 1 2 1 2 1 3, ऐसे करके अप टू 1 1 6, 6। फिर उसी तरह नीचे 2 1 2 2 2 3, ऐसे करके अप टू 2 6, उसी तरह नीचे 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 जाके 6,1 6,2 6,3 डॉट डॉट अप टू 6,6, ऐसे करके 36 आउटकम्स निकलते हैं। और हमने यहाँ पर इसको भी ये भी समझा दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, 1,1 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका मतलब क्या होता है ना, पहले बार डाई का नंबर 1 आया, फिर 2 बार रोल कर रहे हैं, पहले बार डाई का नंबर 1 आया, फिर दूसरा रोल में डाई का नंबर 1 आया, पहले बार डाई का नंबर 1 आया, दूसरे बार रोल में डाई का नंबर 2 आया। यही सब पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। 2 बार डाई रोल करें मतलब 2 आउटकम, मतलब 2 नंबर हमें मिलेंगे, तो 2 नंबर को ब्रैकेट में रखें। तो ऐसे करके यहाँ पर 36 पेयर्स हैं, देख लो 36 ऑर्डर्ड पेयर्स, इनको ऑर्डर्ड पेयर ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको पता है ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स। और इनको क्यों ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, कौन बताएगा? क्योंकि ये पेयर्स में ऑर्डर मैटर करते हैं। मतलब क्या होता है, देखो बेटे, ये इसी सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है इस सैंपल स्पेस का, दिस बिलोंग्स टू द सैंपल स्पेस, देख रहे हो। यस सर। ये भी इसी सैंपल स्पेस का एलिमेंट है, ये भी सैंपल स्पेस का एलिमेंट है, देख रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा सॉरी ये वाला लेता हूँ, 1 2, सॉरी ये वाला 1 2, देख रहे हो 1 2, देखो 1 2 सैंपल स्पेस का एलिमेंट है, 2 1 ये भी सैंपल स्पेस का एलिमेंट है। और ये एक पेयर है, हाँ सही बात है, पेयर है, बिकॉज 2 है तो पेयर है। अच्छा, इनको ऑर्डर्ड पेयर काहे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटे, वही 1 2 का खाली अगर आप पोजीशन चेंज कर दो, मतलब 1 2 यहाँ पर 2 1 अगर कर देते हो तो ये दो अलग अलग आउटकम हो जाते हैं। ये एक आउटकम हो गया, ये उसी एक्सपेरिमेंट का और एक आउटकम हो जाता है, दे आर 2 डिफरेंट आउटकम्स। इस आउटकम का मतलब है पहले बार डाई में 1 आया था, दूसरा रोल में डाई में 2 आया था। लेकिन इसका मतलब है पहले बार डाई में 2 आया था, दूसरा बार डाई में 1 आया था। तो वही 1 2 नंबर को अगर आप उल्टा देते हो तो आपको अलग आउटकम मिल जाता है। इसीलिए ये सब क्या है बेटा, एक एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर ये सैंपल स्पेस में 36 ऑर्डर्ड पेयर है,
और हर ऑर्डर पेयर इस सैंपल स्पेस का एक एक एलिमेंट है एंड इसी एक्सपेरिमेंट का एक एक पॉसिबल आउटकम्स भी है ना। एंड सैंपल पॉइंट्स भी उनको बोला जाता है। सैंपल स्पेस का हर एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटे? सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर हर एवरी ऑर्डर पेयर एक एक सैंपल पॉइंट है या फिर उस एक्सपेरिमेंट का एक एक पॉसिबल आउटकम है। और देखो बेटे ये जो लिखा है ना, हम यहाँ पर यही पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करूंगा। इसका जो सैंपल स्पेस को ऐसे लिखे हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? लिस्टिंग मेथड या फिर टैबुलर मेथड, है ना बेटे? आपको पढ़ाया था कि सेट को दो डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है रोस्टर मेथड या फिर उसको बोलते हैं टैबुलर मेथड या फिर उसको लिस्टिंग मेथड ही बोलते हैं। और एक क्या है बेटा? सेट बिल्डर मेथड, है ना? हम लिखते हैं ना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे करके लिखते हैं, याद है? बस यस सर। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस जो सेट, सैंपल स्पेस भी एक सेट होता है, आपको याद होगा, सब कुछ पढ़ाया था। तो यहाँ पर ये जो सैंपल स्पेस को हमने लिस्टिंग मेथड में लिखे हैं, मतलब सारे जो एलिमेंट उसके हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करके रखे थे। कॉमा के द्वारा सेपरेट करके सारे एलिमेंट को लिस्ट किए है ना, सारे एलिमेंट को लिस्ट किए, कॉमा के द्वारा सेपरेट करके ऐसे करके 36 एलिमेंट या फिर 36 ऑर्डर पेयर यहाँ पर इसके एलिमेंट है। लेकिन मैं इसको लिखने में मुझे ज़्यादा तकलीफ होता है, मतलब इसको जब मैं लिखता हूँ थोड़ा डिफिकल्टी आता है, तो मैं ऐसे ना लिख के सेट बिल्डर मेथड में इसको लिख सकता हूँ। कैसे सेट बिल्डर मेथड में लिखता हूँ देखते हैं बेटे? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एस इज इक्वल टू, बेटे आपको तो आप देख सकते हो कि सैंपल स्पेस का अंदर यहाँ पर इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस के अंदर जितने सारे एलिमेंट है सब एक एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, ब्रैकेट के अंदर एक एक पेयर लिखा गया है, वो सब एक एक एलिमेंट है सैंपल स्पेस का। तो सैंपल स्पेस का मानो कोई एक रैंडम एलिमेंट x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है ना? ये जो ऑर्डर्ड पेयर ये 36 ऑर्डर पेयर में से कोई भी ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है ना? मेरे बात समझ रहे हो, है ना? दिस इज एन एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, रैंडम एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस x, y विद इन ब्रैकेट, ठीक है ना? ये सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है। लेकिन उसके बाद सच दैट, जैसे सेट बिल्डर मेथड में लिखते हैं सच दैट, तो ये एलिमेंट का भी क्या लिखेंगे बेटे? यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि खाली मतलब सेट बिल्डर में तो वही करते हैं ना कि मतलब सेट का एलिमेंट का यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो यहाँ पर यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बेटे? आप देख सकते हो x, y सच दैट x, y आर इक्वल टू 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। मेरे में देख रहे हो? मतलब क्या है बेटे कि ये जो ऑर्डर मतलब सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है, जितने भी 36 ऑर्डर पेयर है, अगर उनका कोई भी एक हम एक रैंडम एलिमेंट उठाते हैं, मानो x, y, तो क्या होगा इसमें? देखो x, y दोनों, है ना? x, y दोनों या मतलब 1, मतलब x में x 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। y भी 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा, राइट? ऐसे करके हमें सारे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं, राइट? मतलब ये ऑर्डर पेयर के अंदर x के जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखो, इधर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखो, तो ऐसा करके सारे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? बताओ। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ये होता है उसका सेट बिल्डर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके तो अब हम देखेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना? अपने बुक से ही लेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एक एग्जाम्पल। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटे, इधर गया, हाँ ये नहीं, इसका पहला वाला, यस। एग्जाम्पल 7 क्या उसने बोला है देखो, 2 dice are thrown and the sum of the numbers which come up on the dice is noted। 2 डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है? 2 डाइस को थ्रो किया गया और दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आया वो दोनों नंबर का सम को हमने नोट किए। तो इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली हम किए क्या देखते हैं। बड़े 2 डाई को रोल कर रहे हैं, मानो पहला डाई में 1 आया, दूसरा डाई में 1 आया, ये एक पॉसिबल आउटकम है। पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 2, ये एक पॉसिबल आउटकम है, जैसे अभी बनाए थे, है ना?
ऐसे बनाए थे, अरे याद है ना भाई, ऐसे बनाए थे पॉसिबल आउटकम, अरे समझ रहे हो? बस। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा बताओ, सपोज ये वाला आउटकम आता है, मतलब आपने दो डाई को रोल किए और ये वाला आउटकम आया, मतलब पहला डाई में 1 आया, दूसरा डाई में 1 आया, तो दोनों डाई का नंबर का सॉम कितना आता है बेटे? 1 + 1 2 आता है ना, 2। देख रहे हो? यस सर। बस सपोज ये पॉसिबल आउटकम है, मतलब आप नोट करोगे, सपोज आप दो डाई को रोल किए और आपका 1 आया, पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 1 आया, तो आप एक डायरी पकड़ोगे या फिर एक पेपर पेन पकड़ोगे और नोट करोगे, हाँ ये दोनों डाई का नंबर का सॉम 2 आया। अगर ये आउटकम आता है तो दोनों डाई का नंबर का सॉम कितना आता है? 3 आता है, राइट? उसी तरह उसके बाद 1, 3 डाई का सम कितना आएगा बेटा? 4 आएगा, राइट? हेलो, देख रहे हो? हेलो। यस सर। यस सर। उसी तरह अगर 1 4 आता है या फिर 4 1 भी आता है तो डाई दोनों का सम कितना आता है? 5 आता है ना? 5। यस सर। अच्छा बेटा 1 2 आया, अगर पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 2, तभी दोनों का सम 3 आता है। 3। और भी एक आउटकम होगा जिसमें 2 1 होगा, मतलब पहला डाई में 1, दूसरा डाई में 1, पहला डाई में 2, दूसरा डाई में 1, उस टाइम ही दोनों डाई का नंबर का सम 3 आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा 4 बेटे खाली 1, 3 वाला आउटकम का सम 4 नहीं आता, 3, 1 का भी 4 आएगा सम, राइट? अच्छा और एक आउटकम होगा 2, 2, मतलब पहला डाई में 2, दूसरा डाई में 2, उन दोनों का सम भी 4 आएगा। तो ऐसे करके देख सकते हो बेटे 6, दो डाई का नंबर का सम 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 आ सकता है। 12 देखो बेटे 6 + 6 12 हो जाता है, देख रहे हो? अगर ये वाला आता है तो 6 + 6 12, अरे देख रहे हो? हेलो, यस यस सर। इससे आगे और आएगा क्या कभी? इससे आगे और कहीं और नंबर दोनों डाई का नंबर का सम आगे कभी आएगा क्या? बताओ बताओ, आगे आएगा क्या? नो सर। हाईएस्ट तो दोनों 6 6 आ सकते हैं, हाईएस्ट दोनों 6 6 आ सकते हैं। 6 + 6 12, अभी डाई का नंबर तो 6 तक ही है ना? तो 6 से तो ज़्यादा नंबर आएगा ही नहीं, तो दोनों का सम तो हाईएस्ट 12 ही आएगा, है ना? तो दो डाई का नंबर का सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 यही सब कुछ आते हैं ना भाई, जब भी एक्सपेरिमेंट मतलब 2 बार डाई को रोल करते हैं या फिर 2 डाई को एक साथ रोल करते हैं। एक डाई को 2 बार रोल करना या फिर 2 डाई को एक साथ रोल करना, दे आर द सेम एक्सपेरिमेंट। उस दिन मैंने समझाया था, आपको याद होगा, राइट? अच्छा यस सर। अच्छा, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या उसने दे रखा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर है उसको नोट, उन दोनों नंबर का सम को नोट किया गया। सम मतलब उनको ऐड किया, जो नंबर है उनको नोट किया, ठीक है ना? सम को नोट किया गया। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विथ दिस एक्सपेरिमेंट। चलो कुछ इवेंट देखते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड कुछ इवेंट देखते हैं और हम देखेंगे कि, और लास्ट को क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन से पेयर ऑफ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या बेटे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा तो चलो देखते हैं, पहला इवेंट इसको देखते हैं। ए द सम इज इवन, द सम इज इवन। बेटे सब केयरफुली सुन रहे हो मेरा बात? हेलो, यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा अच्छा, स्कूल में तो ये पढ़े थे आप कि 2 ऑड नंबर को ऐड करने से इवन नंबर मिलता है एंड 2 इवन नंबर को ऐड करने से भी इवन नंबर मिलता है, राइट? यस सर। एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड कर दोगे तो ऑड नंबर मिल जाएगा, अरे याद है ना? इवन प्लस इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करो तो इवन नंबर मिलता है, ऑड नंबर में भी ऑड नंबर ऐड करो तो क्या मिलता है भाई? इवन नंबर मिलता है, राइट? ये आपको पढ़े हो। तो इसी का हेल्प लेके, इसी कॉन्सेप्ट को हेल्प लेके ये इवेंट हम बनाएंगे। तो इवेंट क्या है कि द सम इज इवन। इवेंट हमारा है द सम इज इवन। द सम इज इवन मतलब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हमारा है, 2 डाई को रोल कर रहे हैं और ये इवेंट क्या दे रखा है बेटे? द सम इज इवन। तो ये जो इवेंट भी एक सेट होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है ना? बस
तो ये इवेंट सेट में हम क्या क्या एलिमेंट रखेंगे, चलो देखते हैं। द सम इज इवन, तो देखते हैं इसे कौन से पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं जिनमें दोनों डाई का नंबर का सम इवन आता है। तो देखो भाई, एक तो 1,1 है ना भाई, 1,3, 1,5, अरे समझ रहे हो ना, देख लो, अरे ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन। अच्छा, मैं 1,2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है भाई ऑड प्लस इवन ऑड हो जाता है, राइट, तो मैं उसको क्यों लूंगा, हमारे दोनों डाई का सम इवन आना चाहिए, राइट, मेरे पास समझ रहे हो। अच्छा 2,1, सॉरी अरे 2 नहीं गला, सॉरी इवन दिया था, सॉरी 2,2, अरे समझ रहे हो, 2,2, 2,4, 2,6, देख रहे हो। उसी तरह 3,1, 3,3, 3,5, देखो ये सारे आउटकम में दोनों डाई का सम का नंबर का सम इवन आता है ना, इसलिए मैं ये सारे आउटकम को ये इवेंट में रख रहा हूँ, ठीक है ना। 3 चला गया, अभी 4, बेटे 4 तो इवन है, उसके साथ इवन को लेंगे, है ना। 4,2, 4,4, 4,6, अरे समझ रहे हो। यस सर। 5 के साथ 1 लेंगे, 5 ऑड है, 5,1, 5,3, 5,5, उसके 6 लेंगे, 6,2, 6 इवन है इसलिए इवन उसके साथ लेंगे, 6,4, 6,6, तो लो दीज आर द इवेंट्स, सॉरी दीज आर द आउटकम्स, ये वो सारे आउटकम हैं, ये वो सारे आउटकम हैं जिनमें दोनों डाई का नंबर को ऐड करने से आपको इवन नंबर मिलता है, इसीलिए ये सारे आउटकम इसी इवेंट के अंदर रहेंगे, इसी इवेंट के एलिमेंट होंगे। और इनमें से कोई भी आउटकम अगर आ जाता है, एक्सपेरिमेंट का आउटकम इनमें से अगर कोई भी आता है तो ये इवेंट अकर होता है ना। ऐसे ही तो इवेंट अकर होता है कि इवेंट के अंदर जितने सारे एलिमेंट है उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आता है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, तो हम क्या बोलेंगे बेटे, इवेंट अकर होगा। अगर इनको छोड़ के बाहर वाला कोई भी आउटकम आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे बेटे, इवेंट डिड नॉट अकर। सपोज आप डाई रोल किए, पहला बार मतलब 2 डाई रोल किए, एक डाई में नंबर आया 1, दूसरे डाई में नंबर आया 3, तो मतलब ये वाला आउटकम अकर हो गया, मतलब ये वाला आउटकम आ गया, तो इसका मतलब दिस इवेंट अकर्ड। लेकिन अगर आपका पहला डाई में नंबर 1 आया, दूसरा डाई में नंबर 2 आया, तो ये आउटकम ये इवेंट के अंदर है क्या इस इवेंट के अंदर है? नहीं ना। तो मतलब दिस अगर ये रिजल्ट आता है तो दिस इवेंट डज नॉट अकर। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? यस सर। अच्छा बेटे, पूरा 4K क्लैरिटी के साथ समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। देखो सब लिखा है, ठीक है ना। वेरी गुड पूरा बेटे 4K क्लैरिटी के साथ समझो। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो बोलोगे मुझे, ठीक है ना। अच्छा, बी द सम इज ए मल्टीपुल ऑफ 3। तो ऐसे कौन से आउटकम, अभी देखो बेटे, मैं अभी टाइम, हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं लिखता हूँ जब टाइम जाता है तो हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा दिया। अभी बुक से ही देख लेते हैं, मेरे पास समझ रहे हो, ताकि आपको पूरा यहीं से क्लियरली दिखाई दिया जाए। ओके, द सम इज ए मल्टीपुल ऑफ 3। तो देखो बेटे कौन सा आउटकम ऐसे आते हैं, मतलब यही एक्सपेरिमेंट का, जिनमें दोनों डाई का सम 3 का एक मल्टीपुल आता है। देखो बेटे इधर 1, 1, 2 ये वाला आउटकम, इन दोनों डाई का अगर मतलब दोनों नंबर का अगर सम निकाल दे, 1 + 2 3, 3 का मल्टीपुल है, 2 1 ये भी 3 का मल्टीपुल है, सम है ना। 1 5 ऐड कर दो, 1 + 5 6 3 का मल्टीपुल है, 5 + 1 6 3 का मल्टीपुल है, ये भी 3 का मल्टीपुल है, ये भी 3 का मल्टीपुल है। देखो 2 + 4 6 3 का मल्टीपुल है, 4 + 2 6 3 का, 3, 6 + 3 9 है, 3 का मल्टीपुल है, ये भी 3 का मल्टीपुल है। अरे देख रहे हो, 4 + 5 9, 5 + 4, अरे देख रहे हो बस। तो इनमें से अगर कोई भी आउटकम आता है आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, मतलब आपका सपोज एक डाई में 4 आया, दूसरा डाई में 2 आया, तो मतलब इवेंट भी अकर हुआ। अगर एक डाई में 1 आया, दूसरे डाई में 3 आया, तो इवेंट भी अकर नहीं हुआ, क्योंकि 1, 3 ये ऑर्डर पेयर है क्या इस इवेंट में?
नहीं ना, तो अकर नहीं No, हुआ। बस आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, इवेंट सी क्या बोला है उसने, द सम इज लेस देन 4, मतलब दोनों डाय का ऊपर जो नंबर आता है उनको ऐड करने से जो सम आता है, मतलब वो सम 4 से छोटा होना चाहिए। तो बेटे कौन से आउटकम में सम 4 से छोटा होता है, देखो 1 1 1 प्लस 1 2 4 से छोटा, 2 2 प्लस 1 3 4 से छोटा, 1 2 मतलब 1 प्लस 2 3 4 से छोटा, और कोई नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो? और बाकी सब आउटकम और बाकी जितने सारे आउटकम बचे वो सब में दोनों नंबर का सम 4 या फिर 4 से ज़्यादा होगा। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, yes, sir. द सम इज ग्रेटर देन 11, मतलब दोनों डाय का नंबर का सम ग्रेटर देन 11 आना चाहिए, 11 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ऐसा बस एक ही आउटकम है 6,6, एक ही बस आउटकम है 6,6, 6 प्लस 6 12 आता है, जो कि 11 से बड़ा है, 11 से बड़ा है। तो अकेला यही बस आउटकम इसका है, मतलब अगर 6,6 आता है तभी जाकर इवेंट डी अकर होगा, नहीं तो इवेंट डी अकर नहीं होगा। आप जरा सोचो ना बेटे, बाकी सारे आउटकम का ये मतलब बाकी सारे आउटकम जो हैं वो दोनों डाई का नंबर का सम 12 से छोटा आएगा, है ना। देखो इससे नीचे के 6,5 5,6 होते हैं, उनको ऐड करने से क्या होता है, 11 होता है ना, 12 से छोटा। 6,6 को ऐड करने से 12 होता है। मेरे पास समझ गई क्लैरिटी के साथ बेटे, एचडी क्लैरिटी के साथ। यस सर। Yes, sir. बस अब आते हैं सवाल पे। अब तो हमने इवेंट बना दिए, अब आते हैं सवाल पे। सवाल है कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें से कौन से पेयर ऑफ इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो कल ही मैंने बताया था बेटे, सेट में जैसे होता है ना बेटे, अगर दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन 5 होता है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर नहीं होता है, ए बी का इंटरसेक्शन 5 मतलब उन दोनों के बीच में देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, राइट, डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल उसी तरह इवेंट में भी अगर ए बी दो इवेंट है एंड अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आता है, तो हम क्या बोलेंगे बेटे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब बेटे कि दोनों इवेंट कभी भी साइमल्टेनियसली अकर नहीं होंगे। अगर ये इवेंट अकर होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये अकर होगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरसेक्शन 5 है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या बोलेंगे कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो चलो देख लेते हैं, जो दोनों पेयर के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होगा हम उनको बोलेंगे, वो पेयर्स को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो चलो देखते हैं बेटे, ओके आगे चलते हैं। अच्छा, तो एक एक करके पेयर देख लेते हैं बेटे। ए बी के बीच में इंटरसेक्शन करते हैं ना, ए बी के बीच में इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, देख रहे हो? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, तो बेटे एक चीज ना कान खोल के सुन लो, यहाँ पर जो है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर सब लिखे गए ना बेटे, ये सब ये सब एक एक एलिमेंट है ए का, है ना। आप ना इसको Yes, sir. कुछ दूसरा मत समझ लेना बेटे प्लीज। हाँ, ये सब एक एक एलिमेंट है, बिल्कुल नॉर्मल एलिमेंट की तरह इनको ट्रीट करना। पेयर्स नॉर्मल एलिमेंट की तरह आपको उनको ट्रीट करोगे। जैसे हम लिखते हैं ना, सेट ए के अंदर 1 2 3, मतलब 1 एक इसका एलिमेंट है, 2 भी इसका एक एलिमेंट है, 3 भी इसका एक एलिमेंट है, उसी तरह ये उसका एक एलिमेंट है, सब पेयर्स उसके एक एक एलिमेंट है, ठीक है, ओके। तो बेटे देखते हैं ए बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखो ए बी के बीच में क्या क्या ऑर्डर पेयर कॉमन आते हैं, देखो उसने ले लिया है, देखो 1,5 ये एक ऑर्डर पेयर, देखो ए में भी है बी में भी है, देखो 1,5 देख रहे हो, अरे इंटरसेक्शन ले रहा है। 2,4 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, देख रहे हो 2,4 देख रहे हो। 3,3 Yes, sir. 3,3 ए में भी है बी में भी है। 4,2 ए में भी है बी में भी है। 5,1 देखो ए में भी है बी में भी है, देख रहे हो। 5,1 किधर गया, इधर 5,1, हाँ इधर देखो 5,1 है ना, ए में भी है बी में भी है। 6,6 ये भी ए में भी है बी में भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया। तो क्या ये 5 है? नहीं ना,
फाइव मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब नो देयर शुड बी नो ऑर्डर पेयर, लेकिन इसके अंदर तो ऑर्डर पेयर है ना भाई, तो ये कहाँ का एम्प्टी सेट हुआ, मतलब दिस इज नॉट फाइव। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर क्या है बेटा, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है ना, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा क्लैरिटी के साथ समझ गए? अच्छा सुनो, हाँ अब बेटे सुन लो बेटे, पूरा कान खोल दो, पूरा कान खोल दो और ध्यान से सुनो बेटे। देखो हमारे पास एक तरीका है कि बिना मतलब एक्चुअली में, तो ये क्वेश्चन अगर आपका आता है 4 मार्क तक तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा कंपलसरीली, लेकिन यही सवाल अगर एंट्रेंस में आता है तो बिना ये सब लिखे भी हम इनमें से कौन से इवेंट एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसे सोच के ही बोल सकते हैं। बेटे देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने के लिए दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन फाई, तो हम क्या बोल देंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट निकाल दिए तो क्या हो गया बेटे, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, राइट। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट निकाल दिए तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो देखो बेटे इवेंट 1 उसने क्या बोला है कि दोनों नंबर का सम इवन होना चाहिए। इवेंट बी क्या बोला है कि सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटे आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एक, बस कोई एक याद कर लो, 2 4। बेटे 2 4 को ऐड करते हैं सम इवन आता है, राइट ऑब्वियसली, एंड 2 4 का सम भी मल्टीपल ऑफ 3 है ना 4। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर पक्का हो गया कि ये वाला ऑर्डर पेयर ए बी दोनों इवेंट में होगा कॉमन, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एंट्रेंस वाला क्वेश्चन है, हमें सिर्फ पूछा है एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो नो दे आर नॉट, क्योंकि हम दोनों के बीच में अगर कम से कम एक भी कॉमन निकाल दिए तो ये तय हो गया कि दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब आते हैं आगे। अच्छा बेटा अभी ए सी के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा बेटे मुझे और एक बात बताओ, हमने अभी ए बी के बीच में इंटरसेक्शन निकाल के देख दिए कि ए बी के बीच में इंटरसेक्शन फाइव नहीं आया, इसलिए बोले कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फिर से बी ए के बीच में करना जरूरी है क्या? नहीं ना, बिकॉज बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी दे आर द सेम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है ना भाई। हाँ बस खाली दो पेयर के बीच में देख कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। अच्छा ए एंड सी के बीच में देखते हैं बेटे। ए बोल रहा है कि द सम इज इवन, सी बोल रहा है द सम इज लेस देन 4। अब 1 1 धड़ाक से आता है, 1 1 धड़ाक से बेटे। 1 1 दोनों को ऐड करने से इवन होता है और 1 1 दोनों का सम 4 से भी छोटा हो जाता है, मतलब दे हैव नॉट म्यूचुअल। यस दे हैव सम कॉमन एलिमेंट, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में हमें दिखाना पड़ेगा है ना, बी सी का बीच में इंटरसेक्शन दिखाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि नॉट फाइव, दैट इज वाई नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा अभी ए सी के बीच में कर दिया, अभी ए डी के बीच में करते हैं है ना। बस लो ए देखो, ए क्या बोल रहा है सम इज इवन, डी बोल रहा है सम इज ग्रेटर देन 11। अब एक ही तो एलिमेंट है 6 6 इसमें, और दोनों का सम भी इवन आता है ना, तो मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट आ गया, तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, राइट। यस सर। अच्छा बेटे दो इवेंट में आपको दिखाऊं, खुला लिखा है मतलब खोल के पूरा लिख दिया है कि मतलब पूरा दिख रहा है, कोई बाहर से आएगा पूरा देखते ही पता कर देगा ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। इनमें लिखा है, बता सकते हो ये चारों में दो ऐसे लिखा है, खुला देख के ही कोई बता देगा ये दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। कौन दो है बताओगे? हाँ सर सी डी। वेरी गुड वेरी गुड। अरे सी डी को जरा देखो, सी में क्या बोल रहा है दोनों नंबर का सम 4 से छोटा होना है, डी में क्या बोल रहा है दोनों नंबर का सम 11 से बड़ा होना है। अब ऐसा कौन सा पेयर ऑफ दो नंबर लोगे जिनका सम 4 से भी छोटा होता है 11 से ही बड़ा होता है? नॉट सर, नथिंग। अरे दो नंबर का सम अगर 4 से छोटा आ गया तो 11 से छोटा हो जाएगा ना, बड़ा कैसे होगा? अगर दो नंबर का सम 11 से बड़ा होता है 4 से छोटा कैसे होगा? तो मतलब सी डी आर व्हाट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, राइट। तो यहाँ पर देखो बेटे सिर्फ और सिर्फ सी डी ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। आप बाकी देख लो, बाकी कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आप बाकी खुद करोगे, ठीक है ना, देख के, ठीक है ना, कर पाओगे खुद? यस सर। बस तो लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा, दिखाना होगा कि आज बी से इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5
देयरफॉर सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डायरेक्ट नहीं लिखना है। आई होप आप समझ गए। ओके, अब हम देखेंगे खाली एग्जॉस्टिव का एग्जाम्पल देखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल, और उसके बाद आप एक्सरसाइज में आपको होमवर्क दिया था और एंटायर एक्सरसाइज आप खुद करोगे एंटायर एक्सरसाइज, नो मैटर व्हाट, कहीं से भी अरेंजमेंट करो। अगर आपका डाउट है तो मुझे पूछो, अगर मुझसे डाउट ना क्लियर हुए तो गूगल में देखो, किधर से भी देखो, आसमान जमीन एक कर दो, जहां पर भी करो, जो भी करो, लेकिन आपको एक्सरसाइज खुद से करना है, क्योंकि एक्सरसाइज खुद करोगे तभी जाकर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं सारे कर दूंगा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। आगे चलते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल कर दे रहा हूं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो यहाँ पर बेटे एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करना, और मैंने आपको ये समझा दिया था कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करना जो है, 3 अलग अलग कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करना भी वही है ना, सेम एक्सपेरिमेंट। उस दिन समझा दिया था बेटे, दोनों एक्सपेरिमेंट का सेम आउटकम आते हैं, याद है? एच 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 टी एच टी एच एच, याद है ना बेटे, सब किए थे। अच्छा, यस सर। ओके, तो एक्सपेरिमेंट है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस मुझे लिखने की जरूरत नहीं, एंड इन फैक्ट ये दोनों क्वेश्चन में आपको सैंपल स्पेस से पूछा ही नहीं है, सो यू डू नॉट नीड टू राइट द सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल 7 में उसने आपको सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला ही नहीं है, तो अननेसेसरी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खाली इवेंट लिखेंगे। और इवेंट लिखना तो बड़ा आसान है ना, हम खाली देखेंगे कौन से आउटकम में सम इवेंट आता है, कौन से आउटकम में सम 3 का मल्टीपल होता है, वही लिखेंगे, बस काम खत्म। सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे अननेसेसरली, इधर भी सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे, खाली इवेंट लिखेंगे। पहला इवेंट है नो हेड अपीयर्स। तो बेटे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, 3 बार कॉइन को टच किया जा रहा है, और इवेंट ए है नो हेड अपीयर्स। तो देखते हैं कौन सा ऐसा मतलब आउटकम, कौन से ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब 3 बार कॉइन टच कर रहे हैं, ऐसे क्या पॉसिबल आउटकम निकल के आते हैं जिनमें बिल्कुल हेड ना हो। अब एक ही आता है टी टी टी, है ना, कि 3 बार टेल आ गया। अरे नो हेड अकर्स मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों बार टेल आया, बिल्कुल हेड नहीं आया है, तो तीनों के तीनों बार और क्या आएगा, टेल ही तो आएगा, तीनों में से कोई भी हेड नहीं है। मेरे पास समझ रहे हो, एक ही आउटकम इसमें, ए टी टी टी। क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। बी बोला कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, बट एग्जैक्ट 1 हेड, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, एक हेड एग्जैक्ट रहना चाहिए। तो कौन सा इसका ऐसा आउटकम आता है जिनमें एग्जैक्टली एक हेड आता है बेटे? एच टी 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 एच टी 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 एच, देखो सब में एग्जैक्टली एक हेड है, अभी देख रहे हो? यस सर। हाँ, यस सर। और मैंने आपको गिनती करना भी सिखवा दिया था कि आप ना गिनती भी कर सकते हो कि कितने ऐसे आउटकम हैं इसके जिनमें एग्जैक्टली एक एच है। बेटे देखो जरा, उसने बोला है कि एग्जैक्टली एक हेड, 3 बार टॉस कर रहे हैं, अगर उनमें से एग्जैक्टली एक हेड होगा तो बाकी 2 तो टेल ही होंगे, तो कहने की जरूरत नहीं है। तो आउटकम बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, एक एच 2 टी को खाली अरेंज करना पड़ रहा है, एक एच 2 टी खाली अरेंज हो रहे हैं। तो चलो काउंट कर लेते हैं कि एक एच 2 टी इनको कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं, या फिर इनका कितना परमुटेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये 3 अगर डिस्टिंक्ट होते तो 3 फैक्टोरियल आंसर होता, लेकिन इनमें ये 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट भी है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अरे बेटे याद है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 3। तो इसका मतलब ऐसे 3 अरेंजमेंट होंगे। देखो बेटे 3 है कि नहीं, चेक कर लो। यस सर। अच्छा, ओके। सी देखो उसने क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, मतलब 3 बार जो कॉइन टॉस किए वो तीनों बार में से कम 2 हेड अपीयर होना है, कम से कम 2 हेड, मतलब 2 से कम नहीं, 2 से कम नहीं, 2 इज मिनिमम, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा हेड चलेगा, लेकिन 2 से कम हेड अपीयर नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए। तो हम देखेंगे कौन से आउटकम में 2 या फिर 2 से ज्यादा हेड है।
अच्छा, दो से ज्यादा हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना, तीन ही हेड होगा, तो यही एक आउटकम आ गया। सॉरी सॉरी, अरे ये दिखा दिया, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ इधर इधर सी सी, हाँ तीन हेड वाला एक ही आउटकम है। अच्छा, फिर दो हेड वाला क्या क्या आउटकम है, ये दो हेड वाला आउटकम है ये, तो ये चार हो गए बेटे इसके आउटकम। क्लियर? अरे समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर, यस सर। बस Yes, sir. हो गया। अभी सी क्या बोल रहा है? एबीसी हो गया, तीनों हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ। अभी क्वेश्चन है कि डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या ये सब, ये जो तीन इवेंट हमें दे रखे हैं, क्या ये तीन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं? तो पहला बात है हम एग्जॉस्टिव देखते हैं। कल ही मैंने वीडियो में आपको दिया, बोला था देखने के लिए, कल ही मैंने वीडियो में पढ़ाया था बेटे। ये तीन इवेंट का जरा यूनियन करते हैं ना, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। देख रहे हो, ए बी सी का यूनियन कर रहा है, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी। यस सर। तीन सेट का यूनियन करोगे मतलब क्या होगा कि तीनों सेट का सारे एलिमेंट लेके एक बड़ा सेट बना दोगे, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। और जब हम ऐसा करते हैं, ए बी सी का यूनियन लेते हैं, तो आप देख सकते हो एचडी क्लैरिटी के साथ कि आपको डायरेक्ट सैंपल स्पेस मिल जाता है। देख रहे हो? एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि मैं बोलूंगा कि ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्यों एग्जॉस्टिव है? क्योंकि तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस है। तो याद रखो बेटे, दो या फिर दो से ज्यादा इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस आ जाता है तो हम उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इधर एबीसी एग्जॉस्टिव है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है कि नहीं। बेटे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने का मतलब है कि ए बी सी, ये जो तीन इवेंट है, एक दूसरे के साथ एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मतलब ए बी के साथ एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ए सी के साथ एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एंड बी सी के साथ भी एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे के साथ एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर हो गए तो हम बोलेंगे कि यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देख लो भाई, इधर ए बी का इंटरसेक्शन 5 आता है, चेक कर लो। ए बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है बेटे। ए में 3 टी है, बी में देखो 3 टी है क्या? नहीं ना। नो सर, ए में नो हेड और बी में सी में। यस यस, आप ना बिना इवेंट लिखे भी एंट्रेंस के लिए डायरेक्ट देख के पता कर सकते हो। ए में बोल रहा है बिल्कुल हेड नहीं है, बी में बोल रहा है एग्जैक्टली एक हेड होना चाहिए। तो दोनों में कहां से कॉमन एलिमेंट निकलेंगे? नहीं ना। बस यस सर। अब देखो, मैं ना बी सी को ना देख के इधर से बोलूंगा। बी क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली एक हेड होना चाहिए। मतलब बी के अंदर जितने भी आउटकम है सब में बस एक हेड है। सी में क्या बोल रहा है? भाई कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो 2 या फिर 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं चलेगा। तो बी में सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक हेड वाले एलिमेंट है ना। तो उसका बी का एलिमेंट सी में कुछ कॉमन एलिमेंट होगा क्या? क्योंकि बी वाले एलिमेंट में तो 2 से कम हेड हो रहे हैं ना। बी में तो 2 से कम हेड है ना, एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें बोला है ना कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो? तो बी सी इज ऑल्सो 5, बी सी का इंटरसेक्शन भी 5। अब ए सी का इंटरसेक्शन भी 5। चलो चेक करते हैं बेटा। देखो ए सी क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि बिल्कुल हेड नहीं, मतलब तीनों बार में कभी भी हेड नहीं। सी क्या बोल रहा है? भाई कम से कम तो 2 हेड होना चाहिए, मतलब 2 हेड या फिर 3 हेड वाले एलिमेंट सी में होंगे। वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद। सचमुच वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी? नो सर, सही। No, sir. देवांशु क्लियर हुआ अभी? ठीक हुआ? क्लियर हुआ? वॉइस क्लियर हाँ हुआ? सर, अभी से। यस सर, यस सर, यस सर। तो बेटा आप सब समझ पा रहे हो कि ए सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए के बोल रहा है कि बिल्कुल हेड नहीं, इसे बोल रहा है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कैसे दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे, है ना? क्योंकि जो आउटकम में बिल्कुल हेड नहीं है उसमें कम से कम तो 2 हेड नहीं होंगे, है ना? क्योंकि इसमें तो बिल्कुल हेड नहीं है। अरे समझ रहे हो? हेलो? यस सर, चलो यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो ए बी सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गए, क्योंकि ए बी के साथ इंटरसेक्शन 5 निकल रहा है, ए सी का भी इंटरसेक्शन 5 निकल रहा है, बी सी का भी इंटरसेक्शन 5 निकल रहा है। अब ये बी का फिर से बी ए का थोड़ी ना निकालोगे, दे आर द सेम। हाँ,
तो अभी भी ए बी भी एक्सक्लूसिव, ए सी भी एक्सक्लूसिव, बी सी भी एक्सक्लूसिव, तो क्या बोलेंगे ए बी सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो उसने प्रूव क्या पूछा था, क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है? हाँ यस, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, दोनों है। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, बस sir. यस सर। एक्सरसाइज आप खुद से करोगे। अच्छा अब हम कुछ नोट्स देखेंगे, कुछ नोट्स देखेंगे कि इक्वली लाइकली इवेंट्स एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। फिलहाल इवेंट तो आपको समझ में आ गया कि इवेंट क्या होता है, इवेंट कब ऑकर होगा, इवेंट कब ऑकर नहीं होगा। आपको पता चल गया कि इवेंट के अंदर वाला कोई भी आउटकम अगर आता है तो इवेंट ऑकर हुआ। अगर इवेंट के अंदर वाला कोई आउटकम ना आके बाहर से कोई आउटकम आता है तो हम बोलेंगे इवेंट डिड नॉट ऑकर, दैट्स इट। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। बेटे लाइकली वर्ड का मतलब है लाइकली वर्ड का मतलब है कि प्रोबेबली या फिर पॉसिबली। जैसे हम बोलते हैं ना बेटे कि इट इज लाइकली टू रेन, मतलब बारिश हो सकता है। इट इज आई थिंक माई फादर इज लाइकली टू कम टू माई हाउस टुडे, मतलब लगता है कि मेरे पापा आज मेरे घर में आएंगे, है ना। मेरे को समझ रहे हो? लाइकली, ठीक है ना, पॉसिबल, यस सर। ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है कि इवेंट्स जो कि इक्वल पॉसिबिलिटी, दोनों इवेंट का पॉसिबिलिटी इक्वल है, मतलब इसका होने का संभावना जितना है ये इवेंट का होने का संभावना भी उतना है। अगर दो इवेंट होने का संभावना सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे, दोनों इक्वली लाइकली। अगर दो इवेंट के बीच में अगर किसी एक का संभावना होने का संभावना ज़्यादा है, दूसरे का संभावना कम है, तो हम बोलेंगे दे आर नॉट इक्वली लाइकली। मेरे बात समझ रहे हो? पहला बात बेटे कि Yes, sir. इफ Yes, sir. two events have the same probability to occur, then they are equally likely events। तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, इन ए टॉस ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन। बेटा अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है, मतलब अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है, फेयर कॉइन, है ना, फेयर कॉइन। अनबायस्ड कॉइन या फिर फेयर कॉइन मतलब होता है ऐसा कॉइन, मतलब नॉर्मल कॉइन, मतलब वो कॉइन को जब हम डालेंगे, मतलब टॉस करेंगे, हमें पता नहीं वो हेड आएगा कि टेल आएगा, बिल्कुल प्रेडिक्ट ना किया जा सके, फेयर कॉइन, है ना, पूरा चीटिंग, नो चीटिंग। इन ए टॉस ऑफ फेयर कॉइन, दो इवेंट लेते हैं, एक इवेंट लेते हैं हेड ऑकर्स, दूसरा इवेंट लेते हैं टेल्स ऑकर्स। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटे देखो, अगर हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड्स आने का संभावना जितना होगा, टेल्स आने का संभावना भी बिल्कुल ही उतना होगा। कोई भी चीटिंग नहीं है, लॉक वॉक कुछ नहीं है। कॉइन टॉस किए, हेड आने का संभावना जितना है, टेल्स आने का संभावना भी उतना है। इसीलिए यहाँ पर इवेंट ए, इवेंट बी को हम क्या बोलेंगे बेटे, इक्वली लाइकली। हियर ए एंड बी आर इक्वली लाइकली। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर नॉट इक्वली लाइकली। टॉसिंग ए बायस्ड कॉइन, टॉसिंग ए बायस्ड कॉइन। और बायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है बेटे, ऐसा कॉइन हम बनाए, चीटिंग किए हैं, ऐसा कॉइन बनाए हैं कि उस कॉइन को डालने से हेड आने का हमें पता है कि हेड आ जाएगा, या फिर हमें पता है कि मतलब हेड आने का ज़्यादा संभावना है। मतलब हम कॉइन को ऐसे बनाए हैं, जब भी वो गिरेगा, मतलब उसको उसका शेप को ऐसे बनाए हैं, जब भी वो गिरेगा मोस्ट प्रोबेबली वो मतलब उसका अपर मोस्ट फेस में हेड रहेगा, ऐसा बना दिए हैं, है ना। तो चीटिंग की है यस सर। बायस्ड कॉइन।
तो इस केस में अगर हम दो इवेंट लेते हैं, सी मानो एक इवेंट लेते हैं हेड अपीयर्स, और डी एक इवेंट लेते हैं टेल्स अपीयर्स, तो यहां पर ए एंड बी आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है ना। हियर सॉरी से सी डी, सॉरी सी डी, हियर सी एंड डी आर नॉट इक्वली लाइकली। ऐसा क्यों? क्योंकि सही बात है ना भाई, पक्का चीटिंग किए हो ना, मतलब हेड टेल में से कोई एक, जो भी चीटिंग किए हो, हेड टेल में से किसी एक का आने का संभावना थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, दूसरे का संभावना थोड़ा कम होगा। सो यहाँ पर इवेंट सी इवेंट डी आर नॉट इक्वली लाइकली। आई होप आप समझ गए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। यस, एक सेकेंड, हाँ, टेक इट। Done, sir. वेरी गुड, टेक इट, समझ गए? अच्छा, Yes, sir. ओके। तो अब हम क्या देखेंगे बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या पढ़ेंगे बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको समझाया था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कि मैथमेटिकली किसी इवेंट का होना या ना होने का संभावना को अगर हम एक नंबर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। वो नंबर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे बारिश होगा कि नहीं होगा ये तो बता नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 50-50 चांस है, मतलब हाफ प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब एक नंबर के द्वारा हम संभावना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कॉइन टस कर रहे हैं, हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा पता नहीं है, लेकिन बता सकते हैं कि आधा चांस है, हाफ प्रोबेबिलिटी है हेड्स आने का, हाफ प्रोबेबिलिटी है टेल्स आने का। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि नंबर के द्वारा, एक नंबर के माध्यम से किसी इवेंट का होने का या फिर ना होने का संभावना को एक्सप्रेस करना। तो इवेंट का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं कैसे निकालते हैं। बेटा देखो, हाँ बेटा देखो, कैपिटल पी, लेट ई बी एन इवेंट, लेट ई बी एन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट with sample space S। एक एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस S है और ये एक इवेंट है, कोई एक इवेंट है। तो आपको पता होगा कि सैंपल स्पेस एंड इवेंट दोनों एक सेट होते हैं, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, हम जानना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी इवेंट ई होने का क्या संभावना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको बेटा हम लिखते हैं कैपिटल पी ब्रैकेट में ई। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, हाँ, Yes, sir. इज इक्वल टू, पहले तो हम क्लास 10 का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर हम उसको 11th का फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू पी ऑफ ई, ऐसा लिखते हैं उसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of possible outcomes। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब भी समझाया था परसों का, सॉरी जो लास्ट इवनिंग क्लास में पढ़ाया था कि इवेंट, यस, कि इवेंट के अंदर वाले जितने सारे आउटकम वो सब फेवरेबल आउटकम होते हैं, क्योंकि इवेंट के अंदर वाले आउटकम अगर अकर होते हैं तो इवेंट अकर हो जाता है, इसलिए वो सब इवेंट को फेवर करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब इवेंट के अंदर वाले आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस में जितने सारे आउटकम है, ठीक है ना। तो बस, तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट अभी क्या लिख देंगे कि बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि इवेंट जो सेट है उसका अंदर वाले एलिमेंट है ना, फेवरेबल मतलब उसका, तो कार्डिनलिटी ऑफ इवेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट सेट। अरे बेटा ये लिखता है ना, एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है बेटा? सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट, याद है ना भाई? नंबर ऑफ, यस सर, Yes, sir. एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और बेटा सैंपल स्पेस के अंदर जितने सारे आउटकम है वो सब पॉसिबल आउटकम है, तो सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देंगे एन ऑफ एस। मेरे बात समझ रहे हो?
तो ऐसे ही किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी किया जाता है, निकाला जाता है। इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इवेंट का कार्डिनलिटी बाई सैंपल स्पेस का कार्डिनलिटी। क्लियर? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अरे समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखते हैं। Yes, sir. In a toss of two coins, let E is equal to event of getting exactly one head, find probability of E। तो देखते हैं, मेरे ये क्या लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। इन अ टॉस ऑफ टू कॉइन्स, बेटे दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है। और तो बेटे दो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं क्या क्या पॉसिबल आउटकम आता है भाई? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये तो चार आते हैं। इवेंट क्या दे रखा है बेटे यहाँ पर? गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। देखो कौन से आउटकम है, सिर्फ एग्जैक्टली एक हेड है। एच टी टी एच सर एच टी टी एच। बस। अब मैं इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। मतलब अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का यही मतलब है कि क्या संभावना है कि दोनों बार कॉइन, मतलब जो दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, क्या संभावना है कि वो दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट एक हेड आएगा? क्या संभावना है ना, उसको नंबर के द्वारा बताओ। क्लियर? बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ सैंपल स्पेस। अरे समझ में आ रहा है? एन ऑफ ई में कितने एलिमेंट है भाई? 2 एलिमेंट है। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट भाई? 4 एलिमेंट है। देख रहे हो? 4 1/2। अरे समझिए क्लैरिटी के साथ, एचडी क्लैरिटी के साथ। Yes, sir. यस सर। ओके। तो ऐसे ही इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये रहा इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। और रात को हम यस आज रात को क्लास रखते हैं, ठीक है ना। 45 मिनट्स के लिए क्लास रखते हैं। मैं सोच रहा था कि नहीं रखेंगे, लेकिन रखते हैं 45 मिनट्स के लिए। क्या बोलते हो? रेडी हो? और इस बार कब सर रखेंगे सर? 8 ना 7? आप बोलो कौन सा टाइम आपको सूटेबल होगा? कौन सा टाइम सूटेबल होगा? 7 बजे। 7 बजे? सर 8 बजे। सर 8 सर सही होगा सर। सर 8 बजे। अच्छा, आज आपका क्लास कितने टाइम पूरा खत्म कब होता है? और